तो जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में कभी भी हुकूमत का तख्ता पलट हो सकता है। वहां की आर्मी चौथी बार इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकती है। खबर है कि रावलपिंडी में मुकीम 111 ब्रिगेड की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यह 111 ब्रिगेड पाकिस्तान में बगावत ब्रिगेड या फिर तख्ता पलट ब्रिगेड के नाम से जानी जाती है। खबर यह है कि कंगाल पाकिस्तान में इमरान खान का गेम ओवर होने की फिराक में है, वहां की आर्मी करने की फिराक में है। दरअसल पाकिस्तान में माशी बहरान का असर वहां की मिलिट्री पर साफ दिखाई दे रहा है और पिछली एक दहाई में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2020 का वहां का दिफाई बजट फ्रीज कर दिया गया है। ऐसा तब है जब पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और हिंदुस्तान से हसद की वजह से हाई अलर्ट पर है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा अब मुल्क के बड़े कारोबारियों की मीटिंगें ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ अब तक 3 बिजनेस मीटिंग कर चुके हैं। आर्मी चीफ के इस कदम से भी वहां पर लोग जमहूरियत के मुस्तकबिल को लेकर के फिक्रमंद हैं। फौज के कराची और रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स पर 3 हाई सिक्योरिटी मीटिंग्स हो चुकी हैं। सरकार के जो दायरा अख्तियार है उसमें फौज का दखल एक बार फिर पाकिस्तान में बढ़ रहा है और जानकार बताते हैं कि गुज़िश्ता 3 बार भी जब आर्मी एक्टिव हुई है इस तरह से जिस तरह से अभी नजर आ रही है तो समझो पाकिस्तान में जमहूरियत पर शामत आई है। पाकिस्तान के कई बिजनेस लीडर जनरलों की दखलंदाजी का खैर मकदम कर रहे हैं। उनका मानना है कि पीएम इमरान और उनकी पार्टी में फौज के मुकाबले बेहद कम तजुर्बा है और ये जो 111 आर्मी है ये बहुत बदनाम है पाकिस्तान में। ये जब एक्टिव होती दिखती है, इनकी छुट्टियां जब रद्द होती हैं, इनको अलर्ट पर रखा जाता है तो समझ जाइए कि वहां पर कुछ गड़बड़ी करने वाली है ये, क्योंकि यही लोग हैं जो टैंक लेकर के निकलते हैं, रेडियो स्टेशन पर, सरकारी टेलीविजन पर कब्जा करते हैं, उसके बाद वहां के चुने हुए लीडरान को नजरबंद करते हैं और ऐलान कर दिया जाता है कि पाकिस्तान पर एक बार फिर फौज का कब्जा हो गया है और हम आगे मार्शल लॉ लागू कर रहे हैं। तो यह है पाकिस्तान के हालात। 3 बार वहां के लोग भुगत चुके हैं और इस बार कश्मीर मामले में इमरान खान के नाकाम होने के चलते वहां पर फौज इस तरह की हरकत कर सकती है। तो हो सकता है कि मौजूदा वजीर आजम इमरान खान कल तक परसों तक पाकिस्तान में नजर ना आए। तख्ता पलट की वहां पर पूरी योजना तैयार हो रही है, मंसूबा तैयार हो रहा है और फौज एक्टिव है। और पाकिस्तान के लिए यह कोई बहुत अनोखी बात नहीं है क्योंकि ये देश 3 बार, ये मुल्क 3 बार इस तरह की चीजों को भुगत चुका है, उनसे 2-4 हो चुका है और FATF की तलवार अलग पाकिस्तान पर लटक रही है। पाकिस्तान का बजट घाटा बढ़ता ही चला जा रहा है, माशी बहरान जबरदस्त है। ऐसे में फौज अपने हाथ में अगर चीजों को ले ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी अपने मौजूद मेहमानों के साथ। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान में इमरान हुकूमत का गेम ओवर होने जा रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल, फौज की 111 ब्रिगेड के एक्टिव होने के मायने क्या निकाले जाएं। हमारा आज का तीसरा सवाल, क्या बाजवा बड़ी बगावत की तैयारी में है। चौथा सवाल, कश्मीर पर नाकाम इमरान को अब नहीं बख्शेगी पाकिस्तानी फौज जिस तरह के हालात बन रहे हैं। और 5वां सवाल, दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाम होने से बौखलाई हुई है पाकिस्तानी फौज। इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। और जो लोग ये बात बार बार कह रहे थे ना और जो कहते रहते हैं अभी भी हिंदुस्तान में भी कि वहां पर नेट बंद है, फोन बंद है, ये इसलिए बंद है कुछ इलाकों में क्योंकि ये पाकिस्तान जो कत्ल गारत करवाना चाह रहा था, पाकिस्तानी फौज जो लगातार लेकर बैठी है दहशतगर्दों को, इमरान खान की सरकार जो बिल्कुल रेडी है, जो खुद कहते हैं अपने लोगों से कि आप बस इंतजार कीजिए कब अंदर एंटर होना है हम बताएंगे, उसको जिस तरह से रोका गया है और उसका जो कम्युनिकेशन ब्लॉक किया गया है उसकी वजह से पाकिस्तान में इमरान खान की मुसीबत हो गई है और वो फौज के रडार पर आ गए हैं, निशाने पर आ गए हैं। अब फौज अपना काम करेगी, वरना अगर यहां पर सारी चीजें बहाल होती, दहशतगर्द यहां पर आते होते, कत्लो गारत मचा हुआ होता तो इमरान खान को स्टे मिल गया होता, इमरान खान को बहुत लंबा मौका मिल सकता था। यह है पाकिस्तान की असलियत। तो यहां जो कंट्रोल किया गया है उसका असर
इमरान खान की सरकार पर वहां पड़ रहा है। यह है असर। इस पर और बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। मैंने इस वक्त अपने साथ स्टूडियो में सैयद यासिर जिलानी साहब को जोड़ा है। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान हैं, मरकजी हुकूमत में HRD मिनिस्ट्री में उच्च शिक्षा समिति के आप सदस्य हैं। साथ ही आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर का दौरा करके हाल ही में लौटे हैं और कुछ चुनिंदा देश के लीडरान में से एक हैं जिन्हें वहां पर आर्टिकल 370 हटने के बाद जाने का मौका मिला, वहां पर लोगों से मिलने का मौका मिला है। उनसे बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, सीनियर सहाफी हैं, एक बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अलग अलग अखबारों में आपके आर्टिकल भी आते रहते हैं, आप पढ़ते रहते होंगे, और एक बड़े अखबार से भी आप जुड़े हुए हैं। खैर मकदम है आपका। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है विवेकानंद नरताम जी, संघ की विचारधारा को प्रचार करने, प्रमोट करने में आप लगातार आगे रहे हैं, प्रोफेसर हैं और एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर भी, एक विचारक के तौर पर भी अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। स्वागत है आपका। खैर मकदम है। आइए बात करते हैं। यासिर जिलानी साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इमरान खान की सरकार के दिन क्या अब गिनती गिनने के रह गए हैं? ऐसा मानकर चला जाए पाकिस्तान में फौज का एक्टिव होना, कश्मीर मामले में जबरदस्त नाकामी, जो सख्ती हिंदुस्तान ने कुछ इलाकों में अपने लोगों की हिफाजत के लिए कर रखी है, उसका कामयाब हो जाना पाकिस्तान की सरकार की मुसीबत फौज के आगे। देखिए, जब आप किसी के लिए गलत सोचेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। और मुझे लगता है कि बाजवा ने भी अगर कोई अपने ख्वाब में कोई ख्याल उनको आया है कि वो इस तरह की चीज़ें करके वो सामने आके हिंदुस्तान को तंग करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नाकामयाब रहेंगे। हाँ, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला मसला है कि उन्होंने 3 मीटिंग बिजनेसमैन के साथ करी जी। ये देखिए, आर्थिक व्यवस्था को लेके अगर कोई फौज का हेड आर्थिक व्यवस्था पे अगर अपने मुल्क के बड़े बिजनेस टाइकून के साथ बात कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका इंडिकेशन जो है वहां पे तख्ता पलट का क्लियर दिख रहा है जी। और इस तरह की चीजें पाकिस्तान ने देखी है। पाकिस्तान की फौज इसके लिए माहिर है क्योंकि वहां पे कोई लोकतंत्र नाम की तो चीज कभी से रही नहीं। वहां पे जो लोग हैं, सियासी लोग, वो हमेशा से इस तरह की हरकत करते रहे और फौज ने उनको हमेशा तख्ता पलट करके, कू करके, उनके ऊपर अपने आप को काबिज करके अपने देश को चलाने की कोशिश करी है। शायद बाजवा को भी ये लग रहा है इस वक्त की इमरान खान, क्योंकि इमरान खान के अंदर इमेच्योरिटी है। देख लिया पूरे दुनिया ने जिस तरीके से उनका एक एजेंडा इस वक्त चल रहा है। एक बहुत ऐसे समाज के आदमी थे जो स्पोर्ट्स से आए थे, जिनके ख्यालात बहुत अलग थे, जो बहुत मॉडर्न सोच के साथ पाकिस्तान को बदलने की बात कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 से 3 महीनों में पूरी दुनिया ने और हिंदुस्तान के लोगों ने देखा है, या जो पॉलिटिकल सिचुएशन पे बहुत गहरी नजर रखते हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि इमरान खान कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में फेल रहे हैं। और अब तो उनका कुछ हफ्तों से वो जिहाद की बात जी, जिहाद एक एजेंडा लगा रहे हैं। जो उनका एक एजेंडा अगर इस वक्त है तो भारत के साथ के नफरत की बुनियाद पे लोगों को अलग करना। और वो मैं यकीन आपको दिलाता हूं और आपके माध्यम से पूरे भारत के लोगों को दिलाना चाहता हूं कि जिस नफरत की राजनीति वो करके अपने देश के वजूद को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान बिखर चुका है। पाकिस्तान की हालत यह है कि हमने तमाम पहले भी कई सारी डिबेट में ये चर्चा हम लोगों ने करी है कि पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने जा रहा है। सिर्फ उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो गलत पॉलिसी हैं, जो भारत से नफरत की जो आदत उन्हें पड़ गई है, और सबसे खतरनाक जो सोच है। यासिर जिलानी साहब, मोदी हुकूमत का एकदम क्लियर इंडिकेशन है और साफ बात है, कोई छुपी बात नहीं है। हमारी संसद से कहा जाता है कि हमारा लक्ष्य, हमारा हदफ POK है, मकबूजा कश्मीर है। और लाल किले की फसील से कहा जाता है वजीर आजम हिंद के जरिए कि हम बलूचिस्तान के लोगों की तहरीक आजादी में, आजादी की जो जद्दोजहद है, हक खुदराजी की जद्दोजहद है, उसमें हम उनके साथ हैं। ऐसे में फौज इस वक्त अगर पाकिस्तान को ऑक्यूपाई कर ले तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारा दबाव है वहां पर। हाँ, दबाव है। हार चुके हैं, उन्हें पूरे दुनिया से लताड़ मिली। हमने देखा जर्मनी, हमने देखा फ्रांस, हमने देखा UNHRC, हमने देखा UN, हमने तमाम ऐसी चीजें देखी। हमने अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष
का लताड़ना पाकिस्तान को हमने देखा किस तरीके से उन्होंने जो सवाल किया था, पूरे दुनिया में मजाक इस वक्त बनाया जा रहा है। पूरे दुनिया के सोशल मीडिया में आप उसको सुन सकते हैं, जान सकते हैं, जो पत्रकारों के बारे में, पाकिस्तानी सहाफियों के बारे में राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका ने कहा था। आपको मैं एक चीज बताऊं कि देखिए, आप जब किसी चीज को अपनी बुनियाद को या अपनी सोच को नफरत पे रखेंगे। आपने क्या कहा, आप यूएन से जब लौटे और आप अभी एयरपोर्ट से निकलते हैं तो आपने तथाकथित जो मुबैना जो जिहाद की बात आप करके मुसलमानों को मुलविस करना चाह रहे थे। आप कश्मीर के मुसलमानों को बार बार अपना हिस्सा बता के उन्हें भ्रम पैदा करके उनको उनके दिमाग में ये देना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, जिहाद करेंगे। तो मैं यकीन मानिए कि मैं जो पिछले 6 दिनों में मैंने कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों से मेरी मुलाकात है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जिसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें वहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वहाँ के लॉयर्स हैं, डॉक्टर हैं, वहाँ पे तमाम जो युवा हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर से निकल के कश्मीर का भविष्य बनाने की सोचते हैं, उनसे मैंने बात करी। वो जब इन्होंने सामने आके जिस कथित जिहाद की बात करी थी कि जिहाद के लिए मुस्लिम तैयार हो जाएं, आप यकीन करें कि वहां का युवा इनसे नफरत करता है। कश्मीर का युवा कहता है कि 370 और 35 से तो उसी दिन से खत्म होना शुरू हो गया था जब हमारे वहां के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला साहब रियासत के मुख्यमंत्री बन गए थे। उसी दिन 370 का खात्मे की शुरुआत हो गई थी, जिस दिन सादिक जो कांग्रेस के वजीर आला थे, उन्होंने 12 साल के लिए अब्दुल्ला साहब को जेल भेज दिया था। देखिए, मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं थोड़ी डिटेल्स में कि भारत के लोगों को यह बात समझ में आ गई है, पाकिस्तान के लोगों को भी उनके इंसानियत का एहसास दिला के उन्हें यह बात समझ में आना चाहिए कि उनके जो ये लीडरान कर रहे हैं, उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनका वजूद अगर मिट जाएगा तो उनके इंसानियत पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आने वाले दुनिया में रहती दुनिया तक जो इतिहास लिखा जाएगा वो उनसे पूछेगा कि आपके लीडरान क्यों थे ऐसे। बिल्कुल, मैं विवेकानंद जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए ये कोई नई बात तो नहीं है, 3 बार ऐसा हो चुका उस मुल्क में, और ये अगर ऐसा होता है तो चौथी बार होगा। आपको क्या लगता है, हालात जिस तरह से बन रहे हैं, क्या ये फिलहाल मुमकिन है? 15 साल पुरानी डेमोक्रेसी है अभी अगर हम ये देखें जो अभी लगातार जो चल रही है, इमरान खान ही ऐसे वाहिद होंगे या उनसे पहले के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि लगातार बने रहे, इलेक्शन हुआ, एक पूरा कार्यकाल हुआ एक हुकूमत का, उसके बाद ये चुनकर के आए हैं। तो इन हालात में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान वापस इस पटरी पर रह पाएगा, या जैसा कि उसका मुस्तकबिल है या जैसा कि उसका नेचर हो चुका है उसी तरफ जाएगा? इमरान जी, आपने सही सवाल पूछा और इस सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको बता दूं कि किसी भी, चूंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी भी रहा हूं और राजनीति पढ़ाता भी हूं, राजनीति विज्ञान, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लेजिस्लेचर जिसे हम विधान पालिका कहते हैं, जो विधायिका होती है, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है, और जुडिशरी जो न्यायपालिका होती है, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं और अपने अपने कार्यों का विभाजन उनमें होता है। किसी के कार्य में कोई दूसरी जो बॉडी है वो इंटरफियर या हस्तक्षेप नहीं करती है। आप पाकिस्तान में देखिएगा कि कभी इस प्रकार की जो सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण जिसे कहते हैं, कभी रहा है क्या? 1958 में वहां के सिविलियन गवर्नमेंट को हटा करके मोहम्मद अयूब खान वहां के मिलिट्री शासक बनते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे एक समय तक मिलिट्री शासन और सिविलियन गवर्नमेंट, मिलिट्री शासन जो है, मिलिट्री जो राजा थे वहां के, वो महत्वपूर्ण है, पहले नंबर पे है, सेकंड सिविलियन गवर्नमेंट। पर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट को रिप्लेस करके वहां पर आतंकवादियों का भी एक प्रभाव बढ़ता है। तो वहां पर 3 प्रकार की शक्तियां हैं, एक मिलिट्री शक्ति, दूसरी आतंकवादियों की शक्ति, और तीसरी जो शक्ति है वो है सिविलियन गवर्नमेंट, जो बहुत ही कमजोर है, बहुत ही वीक है। पिछले जुलाई में जब इलेक्शन हुए थे और इमरान खान साहब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने थे, विश्व के सारे अखबारों में और जो बुद्धिजीवियों में यह चर्चा थी कि ये सिर्फ मुखौटा है। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को उनको वहां पर एस्टैब्लिश किया गया है वहां के सिविलियन गवर्नमेंट के तौर पे। पीछे रह करके
सच में कहे तो पाकिस्तानी आर्मी काम करेगी और कभी कभी उनको डिक्टेट जो करेगी वो होगा वहां की टेररिस्ट व्यवस्था, वहां की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, आतंकवादी संगठन है। आप देखेंगे कि अब मैं इसी को जोड़ते हुए मैं आपको बताऊं कि काउंसिल फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक थिंक टैंक है, वहां के प्रमुख जो रिचर्ड हास अभी जो इंटरव्यू कर रहे थे, जब वो सितंबर में यूनाइटेड स्टेट्स में गए थे, तब उन्होंने कुछ सवाल पूछे। उनमें इमरान खान साहब ने बड़े क्या पता मतलब वो फंस गए या वो कुछ चाल चलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने ट्रेन किया है टेररिस्टों को। और जब दूसरा सवाल पूछा गया कि ओसामा बिन लादेन आपके जो इस्लामाबाद के इतनी नजदीक की जगह पे जो अबोताबाद है वहां पर छुपे हुए थे, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो वो कहते हैं कि वो इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तो बैठी थी, पर पता नहीं एग्जैक्टली क्या उसके ऑब्जर्वेशंस है, अभी तक मुझे पता नहीं है। आप ये दो बातें कहकर उन्होंने पाकिस्तान को भी, पाकिस्तानी आर्मी को भी दुखाया है, और दूसरी बात टेररिस्टों को भी, जो उनका चुना हुआ वहां पे जो व्यक्ति बैठा था, उनके मंसूबों के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि इससे उनकी जो नाराजगी है इमरान खान के प्रति है। पर जहां तक मैं समझता हूं, चूंकि वो मुखौटा ही है, इसीलिए, और अब देखिएगा कि उनके यूनाइटेड नेशंस में जाने के बाद उनकी नकारात्मकता पूर्ण जो भाषण रहे हैं वो पूरी तरह से कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से फंस गए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन पर जो विश्वास है पाकिस्तानी आर्मी और वहां की टेररिस्ट व्यवस्था का भी, मुझे लगता नहीं कि उन पर कोई विश्वास अभी है। बिल्कुल, ये बात जो विवेकानंद जी कह रहे हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर, इमरान खान के पास बहुत अच्छा मौका था, इतना बड़ा मंच था दुनिया का जिसमें वो निवेश ला सकते थे, सरमायाकारी के लिए लोगों को ला सकते थे। जैसे कि उनकी माली हालत है, उनके मुल्क की जो हालात बन रहे हैं, लगातार उनका मुल्क धंसता चला जा रहा है, बजट घाटा बढ़ता चला जा रहा है, उनके रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, महंगाई वहां पर चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में वो निवेश ला सकते थे, रोजगार का इंतजाम करवा सकते थे। एफएटीएफ की उनके ऊपर तलवार लटक रही है, अभी अक्टूबर में उसको लेकर भी वो ग्रे लिस्ट में है, हो सकता है कि ब्लैक लिस्ट में आ जाए। ऐसे में वो कश्मीर, जिहाद, न्यूक्लियर वॉर और तमाम बातें करते रहे। अपनी 50-50 मिनट की स्पीच में वो कश्मीर का मुबैना कथित रोना रोते रहे। ऐसे में कौन उन पर यकीन करेगा? अब ऐसा लगता है कि उनकी आर्मी ने भी तय कर लिया है कि ये शख्स कम से कम और इनकी हुकूमत कम से कम पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल वो सियासत के कितने कच्चे खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल अब पूरी तरीके से साबित हो चुका है। आज एक मीडिया इंस्टीट्यूट में क्लासेस थी, मैं दे रहा था, तो एक फर्स्ट ईयर की बच्ची मेरे से सवाल करती है कि सर पाकिस्तान को लेके कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं उन्होंने आज के दौर में जो बदलती सियासत में, बदलते इकोनॉमिक स्वरूप में बड़ा उन्होंने विकास करा सब लोगों ने, लेकिन पाकिस्तान क्यों उन्हीं धर्रे पे पड़ा हुआ है? यहां से आप अनुमान लगा सकते हो एक बच्ची के अंदर जिसकी बौद्धिक क्षमता ना ज्यादा सियासी है ना ज्यादा और इन चीजों में है, लेकिन वो ऐसा सवाल कर सकती है, तो आप बताइएगा कि ये लोग पाकिस्तान जो बैठे लोग हैं वो क्या सोचते हैं? कुछ भी उनके अंदर मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी। गिलानी साहब ने बिल्कुल सही कहा। अब बाकी दूसरे पैनलिस्ट ने भी बिल्कुल सही बताया। इसी चैनल पे हम लोग जब बात कर रहे थे, जब संयुक्त राष्ट्र में इनका इमरान खान का जब लेक्चर वहां पे हो रहा था, तो उस समय मैंने एक बात कही थी आपसे कि इन्होंने दो बातें कह के पाकिस्तान को पूरी तरीके से फंसा दिया है। एक बयान इनका ये है कि उन्होंने कहा खुले तौर पे कि हमारे यहाँ का जो टेररिस्ट है उसको आईएसआई और आर्मी ट्रेन करता है। मुझे लग रहा था इस बयान के बाद में जो खुल्लम खुल्ला उन्होंने बयान दिया है, जब ये पाकिस्तान जाएंगे इनके लिए हालत बहुत बुरे हो जाएंगे। और उसके सिर्फ 6-7 दिन बाद उनकी 111 आर्मी जो ब्रिगेड है वो एक्टिव हो गई। बिल्कुल, इसका मतलब इमरान खान की सरकार के दिन अब गिनने लायक बाकी रह गए। कमोवेश स्थिति वैसे ही हो गई है, क्योंकि अब जो तख्ता फ्लट 3 बार हो चुका है, मुझे लग रहा है ये चौथी बार फिर उसी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां का जो माहौल इनके लिए, चाहे विपक्षी दल हो गए, आर्मी के तो पहले ही उनसे अलग है, तो माहौल इतना इनसे जुदा हो गया जिसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो सही बात है कि कोई भी हुकूमत जब आती है वहां पे, चाहे अयूब खान से लेके आया खान तक, चाहे मुशर्रफ साहब से लेके
जो हुकूमत इनकी रही है वो आर्मी का शिकंजा उनके ऊपर रहा, वैसा ही शिकंजा इनके ऊपर था। लेकिन एक बड़ी उम्मीद की थी, हम लोगों ने भी उम्मीद की थी हमारा पड़ोसी सुधरेगा, क्योंकि इमरान खान ने बहुत क्रिकेट हमारे साथ में, हमारे खिलाड़ियों के साथ में खेला है, पूरा हिंदुस्तान उन्होंने घूमा है, यहाँ के लोगों से मिले हैं, तो इस लिहाज से वो शायद इस लोगों की बातों से ये फर्क महसूस कर सकते हैं कि जो मीडिया में दिखाया जाता है, जो राजनेता जो बोलते हैं, शायद जनता उससे अलग है, उनकी सोच उनसे अलग है, लेकिन हुआ उससे उलट। वो भी उसी धर्रे पे चलने लगे जो जिस तरीके से उनके नेता चलते थे। आज स्थिति वही है, फिर उनके लिए ऐसे कांटे वहां की आर्मी ने बो दिए हैं जो उनके पांव में चुभने लगे हैं। और बड़ी नाकाम वजीर आजम ऐसा लगता है साबित हुआ। अब ये उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं, बदकिस्मती कह सकते हैं कि उनके हलफ लेने के कुछ ही महीनों बाद या कुछ वक्फे बाद ही 370 आर्टिकल 370 हिंदुस्तान ने अपने हिस्से से हटाया। यह हमारा अंदरूनी मामला था, लेकिन पाकिस्तान की तो वो दुखती नफ्स है, वो अपने लोगों को इसी के आधार पर बहलाता रहा है। तो इमरान खान को उसको लेकर के दुनिया के सामने जाना ही था, जैसे कि वो मुखौटा है, लेकिन वहां वो फेल हो गए क्योंकि उनका सियासी तजुर्बा वैसा नहीं था और ना ही उनकी उस तरह से उनको अपग्रेड किया गया था, और वो उस तरह के हैं भी नहीं जितना समझ में आता है नेचर वाइज। और वो सारी वो एक्टिंग वहां पर करते नजर आ रहे हैं जिसमें वो पूरी तरह से फेल है।